बेटा जैसा कि हमने अपने चैप्टर की स्टार्ट की थी तो उसमें फिजियोलॉजिकल पार्ट हो गया था, उसके बाद इंजरीज के टॉपिक आए थे। इंजरीज में कल मैंने आपको बताया था सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। आज हम बात करेंगे बोन्स एंड जॉइंट्स इंजरीज के बारे में। तो बोन्स इंजरीज, इसको जनरली क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहा जाता है। जो बोन इंजरीज होती हैं उनको जनरली फ्रैक्चर कहा जाता है। इनको फ्रैक्चर कहा जाता है। तो बोन इंजरीज कितने टाइप की होती हैं? ये 6 टाइप की होती हैं। इनको 6 टाइप में बांटा गया है बोन इंजरीज को। पहला जो फ्रैक्चर होता है वो होता है आपका सिंपल फ्रैक्चर। सेकंड कंपाउंड फ्रैक्चर। थर्ड होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फोर्थ होता है आपका ग्रिनिस्टिक फ्रैक्चर। फिफ्थ कम्युनिकेटेड। और लास्ट होता है आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ये 6 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं बेटा। कम्युनिकेटेड में ए नहीं आएगा। बेटा ये 6 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बोन इंजरी जो होती है उसको फ्रैक्चर कहा जाता है और ये जनरली 6 टाइप के होते हैं। बेटा जनरली हमने जब इसका डिवाइडेशन किया, किसका? फ्रैक्चर्स को हमने 6 पार्टों में डिवाइड किया। 6 टाइप के फ्रैक्चर बताए गए। जैसे कल हमने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज को डिवाइडेशन किया था तो कितने टाइप में थे? वो 5 टाइप थे उसके। कंट्यूशंस, स्ट्रेन, अब्रेशंस और ब्रशेस, ये 5 थे। इसी तरह जब हम बोन्स इंजरीज की बात करते हैं तो बोन इंजरी को क्या कहा जाता है? जनरली फ्रैक्चर कहा जाता है कि फ्रैक्चर हो गया है। जनरली आप देखते हो स्पोर्ट्स में खेलते हुए फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है? तो ये 6 टाइप का बताया गया, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रिनिस्टिक, कम्युनिकेटेड और इम्पैक्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर के अंदर बेटा हमारी जो बोन होती है एक जगह से क्रैक हो जाती है। हमारी बोन जो होती है वो एक जगह से क्रैक हो जाती है, यानी कहीं बीच में से वो हल्की सी टूट जाती है। इसके अंदर ना किसी तरह का वॉन्डेड होता है, ना घाव होता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। सिंपल हल्का सा अंदर से क्रैक हो जाता है, क्रैक आ जाता है बोन्स के अंदर। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली नहीं होती है, इसीलिए इसको सिंपल कहा गया है। जस्ट वेट, इसीलिए इसको सिंपल कहा गया है कि बोन एक जगह से क्रैक हो जाती है हल्की सी। सेकंड, कंपाउंड फ्रैक्चर। ये वो फ्रैक्चर है जिसके अंदर बोन ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद वो स्किन को फाड़ के, जैसे इस तरह से बोन में फ्रैक्चर होता है या कहीं फ्रैक्चर होता है तो बोन को फाड़ के वो बोन्स बाहर आ जाती है। इसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहा जाता है, जहां पे बोन्स टूटती है। टूटने के बाद जब वो टूटती है तो इस तरह से टूटती है कि वो बाहर आ जाती है, वो बोन्स बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है? इस तरह के फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद होता है कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है बेटा? कॉम्प्लिकेटेड में ये होता है कि बोन टूटती भी है, बाहर भी आती है, घाव भी होता है, उसके साथ साथ
वो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा टिश्यूज है, ठीक है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे टिश्यूज, उनको भी नुकसान पहुंचा देती है, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान, डैमेज हो जाते हैं वो इंटरनल टिश्यूज वगैरह जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाई जंप, पोल वोल्ट, हाई जंप और पोल वोल्ट में जनरली ये देखने को मिल जाता है। हाई जंप और पोल वोल्ट में कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब ऊपर से जंप करते हैं तो इस तरह से बॉन्ड क्रैक होती है, टूटती है कि वो बाहर भी आ जाती है और चारों तरफ जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसके, उसको भी डैमेज कर देती है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड। आफ्टर दैट ग्रीन स्टिक, एक ऐसा फ्रैक्चर जो छोटे बच्चों में अमूमन देखा जाता है। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को अगर हम इस तरह से पकड़ के खींच देते हैं, घुमा देते हैं, तो उनका एक पोर्शन वहां से हट जाता है, वो रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस नहीं कहते, अपने प्लेस को छोड़ देता है। उनकी जो बॉन्स होती हैं, क्योंकि उनकी बॉन्स कैसी होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसलिए उसको ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। उसको ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है जब बॉन्स अपनी जगह से हट जाती है। जनरली छोटे बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। कॉग्निटिव फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर जिसमें बॉन्स 3 या उससे ज्यादा पीसेस में टूट जाती है। आप ध्यान से सुनना, जब बॉन्स, एक ही बॉन्स 3 से ज्यादा पीसेस में टूट जाती है, बॉन्ड 3 पार्ट्स में टूट गई, ठीक है, उसको कहते हैं हम कॉग्निटिव फ्रैक्चर। कॉग्निटिव फ्रैक्चर उसको कहते हैं जब बॉन्ड्स 3 या उससे ज्यादा पार्ट में टूट जाती है। सपोज ये एक बॉन्ड है, यहां से क्रैक, यहां से टूट गई, यहां से टूट गई, 3 पार्ट में टूट गई है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉग्निटिव फ्रैक्चर कहा जाएगा इसे। इसके साथ साथ ये साइकिल रेस और मोटरसाइकिल रेसेस में देखने को मिलती है कि वहां प्लेयर गिरता है और उसकी हड्डी कई टुकड़ों में चूरा बन जाती है, जिसको कह सकते हैं आप चूरा बनना, सिंपल लैंग्वेज में, कि टूट के उसका चूरा बन जाता है, वो होता है कॉग्निटिव फ्रैक्चर। लास्ट में हम बात करेंगे अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वो होता है बेटा जी जो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति में होता है, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और किस स्थिति में होता है, वो स्थिति ये होती है कि उसके अंदर एक बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स, सपोज दैट ये बॉन्ड्स हैं, आप ध्यान से देखना, मैं इम्पैक्टेड के बारे में बता रहा हूं, ये बॉन्ड्स हैं, ये टूटने के बाद दूसरे बॉन्ड्स के अंदर घुस जाती है, उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। जब ये मेरी बॉन्ड टूट के दूसरी बॉन्ड के अंदर घुस गई तो उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा गया। तो 6 तरह के फ्रैक्चर हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि सिंपल फ्रैक्चर, जब केवल क्रैक हो जाती है हड्डी अंदर से और किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हड्डी हल्की सी क्रैक हो जाती है, वो सिंपल फ्रैक्चर होता है। कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है, टूटती है और टूट कर बाहर आ जाती है, स्किन को फाड़ के बाहर आ जाती है, वो होता है कंपाउंड। कॉम्प्लिकेटेड में बॉन्ड टूटेगी, बाहर भी आएगी और जो साथ के साथ इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देगी, जैसे टिश्यूज, उनको डैमेज कर देगी। कॉम्प्लिकेटेड। ग्रीनिस्टिक, छोटे बच्चों के अंदर पाए जाने वाला, उनकी बॉन्ड्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, अगर उसको खींचा जाएगा तो वो अपनी जगह से अपने प्लेस को छोड़ देंगे, ये ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर होता है। कॉम्निटेटिव का मैंने बताया, इसको अस्थिभंग भी कहते हैं। अस्थिभंग मतलब जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, उसको चूरा बन जाना, वो 3 पार्ट में टूटती है और टूटने के बाद उसका चूरा बन जाता है, ठीक है, ये होता है कॉम्निटेटिव। उसके बाद होता है इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड मैंने अभी बताया कि जब एक बॉन्ड तोड़ के दूसरे बॉन्ड के अंदर घुस जाती है, वहां पर हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है कि उस कंडीशन को कहा जाता है कि हमें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हुआ है। जब बेटा जॉइंट्स अपनी जगह से हट जाते हैं, एक जॉइंट दूसरी जगह से हट जाता है, तो उसमें जॉइंट्स इंजरीज होती है।
अब कौन कौन सी होती है जॉइंट्स इंजरी? देखिए, पहली होती है, इसको कहा जाता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन ऑफ दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इधर कर देता हूं, क्लियर है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है। बेटा जी ये कुछ 4 तरह की, ठीक है। मैंने सबके आगे जॉइंट्स लगा दिए, जॉइंट्स नहीं लगा सकते, लगा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स बताने के लिए, ठीक है। जनरली ये 4 तरह की होती है, 4 तरह की इंजरीज बताई गई है, 4 तरह की इंजरीज बताई गई है। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉइंट्स, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉइंट्स। लोअर जॉ का मतलब होता है हमारा जो निचला जावड़ा होता है, ये निचला जावड़ा जो होता है नीचे का, इसको लोअर जॉ कहा जाता है। तो इसका डिसलोकेशन हो जाना, कभी बॉल लग जाना, ठीक है, कभी बॉल लगती है क्रिकेट में, आपने देखा होगा एक बार एक प्लेयर को हुआ था, इंडियन प्लेयर को, तो ये जावड़ा जो है नीचे से निकल जाता है, क्योंकि जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जॉइंट्स हुआ, जब यहाँ बॉल लगी यहाँ लगी तो इसने अपने प्लेस को छोड़ दिया, ठीक है, अपने प्लेस को छोड़ दिया। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर यहाँ पे गिरना, इस तरह से वॉलीबॉल बास्केटबॉल कोर्ट पे या किसी चीज पे इस तरह से गिरना, और जब ये अपने प्लेस को छोड़ देता है शोल्डर से, शोल्डर इंजरी से कहा जाता है। जनरली हम इसे क्या कहते हैं? शोल्डर इंजरी। बहुत ज्यादा होती है फुटबॉल में, क्योंकि एक दूसरे से कंधा मारते हुए निकल जाते हैं या कंधे के बल गिर जाते हैं, तो इसको शोल्डर इंजरीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डिसलोकेशन हो जाता है, जो कंधे का जॉइंट्स होते हैं ना बेटा, इसीलिए तो इनको जॉइंट्स इंजरी कहा गया है। यहाँ पे जॉइंट्स होता है, यहाँ पे जॉइंट्स होता है, तो ये जॉइंट्स होता है, ये जॉइंट्स अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है, इसलिए इसको शोल्डर जॉइंट्स कहा गया। डिसलोकेशन ऑफ हिप्स, हिप्स जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी अपर पार्ट और लोअर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होती है कि नहीं? 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये बॉडी का अपर पार्ट होता है और ये यहाँ से नीचे का लोअर पार्ट में। 2 पार्ट में अगर हम फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2 पार्ट में हमारी बॉडी डिवाइडेड है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, बॉडी लोअर पार्ट में। तो ये दोनों को जो यहाँ से कनेक्शन होता है, ये हमारी वेस्ट होती है, कमर, कमर के नीचे हमारी हिप्स होती है, हिप्स के साथ जिसे कूला कहा जाता है, कूला हिंदी में, तो कूले के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, जॉइंट्स होता है, और वो जॉइंट्स का निकल जाना हिप्स का, तो हिप जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है। जब हमारी हिप्स का जॉइंट्स अलग हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, तो उसको कहता है हिप। उसके बाद है रिस्ट, कलाई, कलाई, कलाई के अंदर बेटा जी, कलाई के अंदर हो जाना, कलाई के अंदर गिर जाना, मतलब कलाई, जैसे हम कलाई से गिर गए, हमारी कलाई उतर गई, कहते हैं ना कलाई उतर जाना, तो इसको कहते हैं रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, कलाई का, जैसे हम इस तरह से गिरे, ये हाथ से इस तरह से फ्रैक्चर हो गया, हाथ अलग हो गया यहाँ से रिस्ट से, तो ये होती है रिस्ट बेटा। जनरली 4 आपको बताई गई हैं, लोअर जॉय, नीचे का जबड़ा, ऊपर का नहीं अलग होगा, वो अपने प्लेस पे रहेगा, नीचे लोअर जॉय, शोल्डर, ठीक है, हिप्स और रिस्ट, 4 तरह की। अब इनके कॉजेस क्या होते हैं कि कोट पे गिर जाना या लग जाना, इसके बाद इनके प्रिवेंशन क्या होते हैं जॉइंट इंजरी के। तो जैसे कि जो भी पार्ट में इंजरी हुई होती है उसको वहीं बांध देना, वहां पे बांधने की कोशिश करना, ठीक है, जॉइंट्स को ज्यादा मूवमेंट नहीं कराना। बहुत ज्यादा इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है बेटा, बहुत ज्यादा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता,
केवल आप थोड़ा सा पेन किलर वगैरह यूज कर सकते हैं कि पेन कम हो, केवल वो भी कुछ टाइम के लिए। बाकी इसमें मेडिकल हेल्थ केयर के जो पर्सन होते हैं उनकी नेसेसरी पड़ती ही पड़ती है। ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे को ये पता चला कि इंजरीज हुई, तो इंजरीज के कॉसेस ऑफ इंजरीज, कॉसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। चलो इंजरीज भी लिखा, कोई इश्यू नहीं है। कॉसेस ऑफ इंजरीज, इसको सही कर लेते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी करते हैं इसको। क्या क्या दो चीज, एक बात बेटा ध्यान रखना, मैं बताऊं, जो कॉसेज होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है प्रिवेंशन। अभी तो कमरे में से निकाल के लाऊंगी। बेटा क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण स्पोर्ट्स इंजरीज होती है? सबसे पहला होता है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, कि जब हम जाते हैं जिन भी कंडीशंस में खेलने के लिए जाते हैं वो कंडीशंस हमारे लिए अनुकूल नहीं होती हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी 11th में, एडप्शंस, कि किसी भी पार्ट में जाके स्पोर्ट्स पर्सन को एडप्शंस करना होता है, अनुकूलन लेना होता है। हम जिस भी कंडीशन में खेल रहे हैं हमें उसके जैसा बनना होता है। अगर सपोज दैट कि हम विंटर में खेल रहे हैं जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो हमें अपनी बॉडी को एडप्शंस कराना होता है किसके अकॉर्डिंग? विंटर के अकॉर्डिंग। अगर हम ऐसा नहीं करवा पाए तो देयर इज ए चांस ऑफ इंजरीज। नेक्स्ट इज वार्म अप, इम्प्रॉपर वार्म अप। अगर हम सही से वार्म अप नहीं करते हैं, अगर हम वार्म अप नहीं करके जाते हैं, विदाउट वार्म अप करके ग्राउंड पे चले जाते हैं, तो देयर इज आल्सो चांस ऑफ इंजरीज। वहां भी चांसेस होते हैं इंजरीज के। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, बेटा पहले आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, फिर मैं बताता हूं। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? कि हम जो साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। टेस्ट एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक था, उसमें एक पर्सन था, एक स्कॉलर था, उसका नाम था लियोनार्डो विंसी, शायद आपने पढ़ा हो। उसने कहा इफ वी आर अमर्स इन ट्रेनिंग and we do not about the scientific way of it, so we are like just a pilot who goes to the ship but he does not know his destiny or radar। उन्होंने कहा कि अगर हम, लियोनार्डो विंसी ने, कि अगर हम एक्सरसाइज और अभ्यास में मग्न होना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, तो हमें उसके साइंटिफिक वे का पता होना चाहिए। अगर हमें इसका पता नहीं है तो हम उस जहाज के कैप्टन की तरह हैं जो जहाज चलाते हैं पानी के शिप, कि जिनको उनके रडार का नहीं पता, उनकी डेस्टिनी का नहीं पता। हम वो पायलट जाके तो बैठ जाता है, पायलट जाके जहाज में बैठ तो जाएगा, शिप में बैठ तो जाएगा, बट उसे ये नहीं पता है कि उसकी रडार क्या है, उसे किस रडार पे चलना है या उसे कहाँ पहुंचना है। तो जिस तरह हमें साइंटिफिक वे का पता नहीं होगा, हम साइंटिफिक वे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो वहां पे चांसेस होगा इंजरीज होने का। उसके बाद है न्यूट्रिशंस एडिक्वेंसी। न्यूट्रिशंस एडिक्वेंसी का मतलब होता है कि न्यूट्रिशंस तत्वों की कमी हो जाना। मैं बहुत बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से बताना चाहूंगा। एक जर्नल पर्सन को, एडल्ट पर्सन को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है दिन में? 2250 फॉर मेल, एडल्ट मेल, और 1950 फॉर फीमेल एडल्ट। एक वयस्क आदमी को इतनी कैलोरीज की जरूरत होती है एक दिन के अकॉर्डिंग। एक दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए होती है बेटा,
2250 मेल को और फीमेल को 1950 चाहिए होती है कैलोरीज। ठीक है, जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं, पर एक स्पोर्ट्स पर्सन को इससे बहुत ज्यादा डाइट चाहिए होती है। उसकी कैलोरीज दिन में 4, 4,500, 5,000 भी हो जाती है, क्योंकि वो कितनी इंटेंसिव एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, ये उस पर डिपेंड होता है। ज्यादा डाइट आप क्या देखते हैं, जो प्लेयर होते हैं उनकी डाइट में केला, फ्रूट्स वगैरह, जहां से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन इंडेक्सिस का मतलब होता है कि कमी हो जाना, न्यूट्रिशन की कमी का होना या पाया जाना। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की कमी हो जाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सही से ना मिल पाना। जैसे ग्राउंड मिला, उसमें गड्ढे हैं, इक्विपमेंट मिले वो बैंड हैं, कुछ खराब हैं, कुछ, तो उसमें कह सकते हैं हम कि वहां पे कमी हो जाना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। इंडिविजुअल जो बेटा ऑफसेटिंग करते हैं, उनकी जो जुडिशियल्स होती है वो अगर जुडिशियल्स कहलाएगी, मतलब वो प्रॉपर तरीके से अच्छी एम्पायरिंग नहीं करेंगे। जो रेफरी होते हैं ऑफसेटिंग वाले होते हैं, सपोज दैट जो ऑफसेटिंग कर रहे हैं ऑफिशियल्स हैं उसके अंदर, अगर वो सही से एम्पायरिंग नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, देयर इज ए चांस ऑफ इंजरीज। अगर सपोज कोई किसी को गलत पंच मार रहा है, गलत तरीके से पंच मार रहा है बॉक्सिंग में, तो व्हाट्स द वर्क ऑफ ऑफिशियल, ही और शी विल स्टॉप द प्लेयर इमीडिएटली, उसको रोकेगा, तभी रोकेगा वो उसको। अगर नहीं रोकता है तो ये कॉज ऑफ द इंजरीज बन जाएगा। इसके बाद है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं करना, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कि 2014 दिसंबर में क्या हुआ था, नवंबर में, कि एक प्लेयर था फिल ह्यूज, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। तो वो बॉल खेल रहा था, खेलते खेलते उसको बॉल कहां लगी, उसके नर्वस सिस्टम पार्ट पे पीछे, हेलमेट कवर था यहां तक, पर उसके बाद यहां पे बॉल लगी उसको, और बेटा 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कारण रहा कि उसने जो प्रोटेक्टिव, उसके बाद क्या आया, उसके बाद यहाँ भी जाली आने लगी, यहाँ के पार्ट के लिए भी कवर कर दिया गया, तो पूरे हेड को कवर कर दिया गया। तो पहले कुछ हेड खुला रहता था, जब से उसकी इंजरी हुई इस हेलमेट को इस तरह से बना दिया गया कि पूरा कवर कर दिया गया, तो फेलियर हुई। तो वहां पे कहते हैं जो प्रोटेक्टिव, अगर सपोज करो बॉक्सिंग में हम पंच कोई हमें मारता है और उसको हम कवर नहीं कर पाते, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें आनी ही आनी है। इसके बाद है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, कि हम थकान की स्थिति में भी लगातार एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, ये भी कॉज है, क्योंकि हमें बॉडी को रेस्ट चाहिए और हमें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। इसके बाद है प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, प्लेयर्स के ऊपर कॉम्पिटिशन का प्रेशर होना, वो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं रियलाइज करेगा, कहीं ना कहीं महसूस करेगा उस प्रेशर को, कॉम्पिटिशन को, या फिर कभी कभी ऐसा कंपटीशन का शेड्यूल बना देते हैं कि लगातार उसके मैच हो जाते हैं, तो वो प्रेशर उसके पास जब बनता है तो वो भी एक इंजरीज का कारण होता है। केयरलेसनेस ऑफ ड्यूरिंग द गेम्स, लापरवाही बरतना, खेल के दौरान लापरवाही बरतना, इट इज आल्सो कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। रिकरेंसी ऑफ इंजरीज, रिकरेंसी क्या होती है, व्हाट इज द रिकरेंसी? यस्टरडे आई टोल्ड यू रिहाइड्रेशन, टुडे न्यू वर्ड इज रिकरेंसी। रिकरेंसी का मतलब होता है बेटा जी, जो इंजरी एक बार पहले हो गई और उसको प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया गया और वही चोट उभर के आना, उसी चोट का वापस उभर जाना, ये रिकरेंसी कहलाता है, ये कहलाती है हमारी रिकरेंसी। इसके बाद है इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनका सही से ना हो पाना, वो सही नहीं है तो। और ओवरयूज ऑफ मसल्स, मसल्स का ओवरयूज करना, मसल्स का ओवरयूज करना। अब एक बात ध्यान रखना बेटे बच्चों, कि मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जो कॉज होते हैं उसको अपोज कर देंगे तो वो हमारा प्रिवेंशन बन जाएगा। मतलब किस तरह से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ
स्पोर्ट्स इंजरीज। अब देखना, जो मैंने कॉजेज बताए हैं उसको मैं जस्ट अपोजिट करता हुआ चलूंगा, और वो क्या होंगे, वो प्रिवेंशन हो जाएंगे, वो प्रिवेंशन हो जाएंगे। तो कॉज को अगर हम अपोज कर देंगे, कॉज को ही अपोज कर देंगे, तो वो प्रिवेंशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहला है बेटा प्रॉपर कंडीशनिंग। पहला कॉज क्या था, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर कंडीशनिंग, कि प्रॉपर कंडीशंस को अप्लाई करना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपर कंडीशनिंग कहलाएगी। उसके बाद है प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप करना। ठीक है, प्रॉपर वार्म अप करना। देखिए इसमें भी था इम्प्रॉपर वार्म अप, ये हो गया प्रॉपर वार्म अप करना, तो उससे भी हम प्रिवेंट हो जाते हैं इंजरी से। नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन एडिक्सिस का मतलब था कि न्यूट्रिशन की कमी होना, यहाँ पे बोला है बैलेंस डाइट। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे जिससे हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा और ऑस्टियोपोरोसिस की कमी ना हो बोन्स के अंदर, तब क्या होगा कि हमें इंजरीज कम होगी, हमारी बैलेंस डाइट रहेगी तो, अच्छी डाइट रहेगी तो। उसके बाद है बेटा प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। स्पोर्ट्स स्किल्स की प्रॉपर नॉलेज होना, जो हमारे कौशल होते हैं, खेल के स्किल्स होती है, उनकी हमें प्रॉपर नॉलेज होना, स्पोर्ट्स स्किल्स की नॉलेज होना। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी मैंने बताया ना कि प्रोएक्टिव जो होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको यूटिलाइज ना करना इज द आल्सो कॉज ऑफ इंजरीज। अब इसको अपोज कर दिया उन्होंने, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट का जो प्रोटेक्ट करते हो बॉडी को, उनका यूज करना। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। देखिए सब अपोज हो गए बस, और कुछ नहीं। आप याद रखिएगा, अपनी इसको माइंड में रखिएगा। आप अगर एक चीज याद करते हैं ना कि कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो उसको अपोज करेंगे तो वही आपकी प्रिवेंशन बन जाएगी। तो इसमें ये नेक्स्ट बोल रहा है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अच्छी तरह की फैसिलिटीज का मिलना, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी फैसिलिटीज का मिल जाना, जैसे कभी अच्छा ग्राउंड मिलना, सरफेस अच्छा होना, हर चीज अच्छी होना। अनबेस्ड ऑफसेटिंग। अनबेस्ड का मतलब किसी के ऊपर बेस्ड ना होना, निष्पक्ष रूप से अच्छी ऑफसेटिंग करना, किसी का फेवर ना लेना। देखिए कोई गलत बन पा रहा, उसको उसी समय ऑब्जेक्शन दिया और उसको रोक दिया, तो आगे इंजरी होगी नहीं। तो अनबेस्ड। डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। जैसे बताया ना, कंटिन्यू वे में फटीक में, और आप कंटिन्यू वो कर रहे हैं क्या, अगर फटीक है और उसके बाद आप जबरदस्ती फोर्सफुली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो देयर इज द कॉज ऑफ। ये बोल रहा है कि जब थक जाए तो उस कंडीशन में रेस्ट कर लीजिए। यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक। अच्छी टेक्निक का यूज करना, नई नई टेक्निक आती रहती है, उनको सीखना और उनका यूटिलाइजेशन करना। ओबिंग द रूल्स। खेल के नियमों का पालन करना, खेल के नियमों का पालन करना। प्रॉपर कूलिंग डाउन। बेटा एक चीज होती है वार्म अप और दूसरी होती है कूलिंग डाउन। ठीक है, तो ये चीज होती है कि कूलिंग डाउन करना, है ना। तो इस तरह से हम कूलिंग डाउन कर सकते हैं। जैसे बॉडी जब खेलते हैं हम, तो उस कंडीशन में कुछ और होती है, उसके बाद हमें इमीडिएटली थोड़ा रेस्ट करना होता है। कुछ एक्सरसाइज होती है जो कूलिंग डाउन के लिए होती है, इसको लिम्बिंग डाउन भी कहा जाता है। तो उन एक्सरसाइज को करके हमें वापस बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना होता है, क्योंकि जब हम प्ले करते हैं बिफोर द प्ले और आफ्टर द प्ले, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो डिफरेंट होता है। तो उस टेम्परेचर को कॉमन करने के लिए, जो इन्वायरमेंटली है उसको लाने के लिए हमें कूलिंग डाउन करनी पड़ती है। वार्म अप का जस्ट अपोजिट होता है, वो भी बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो वहां भी कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे बॉडी कूलिंग डाउन में चली जाती है। टिप्स फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। तो वही है बेटा कि अच्छे से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, सरफेस को अच्छा रखना, ये सारी टिप्स होती हैं जो आपके कॉजेज हैं।